हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का टॉपर सीरीज में, जिसमें हम लोग 30 दिनों के अंदर क्लास 12 का बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र के हर एक चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डे 5 है, और डे 5 में हम लोग बीएसटी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मांग की कीमत लॉज, जिसे मांग की लॉज बोला जाता है, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ना सिर्फ थ्योरेटिकल पूछता है, बल्कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल के साथ साथ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए हम लोग डिटेल्ड में अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे और इतना इजी वे में हम आप लोगों को बताएंगे जिससे आप लोगों का पूरा थ्योरी तो क्लियर हो ही जाएगा, आपको नोट्स भी बन जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो ग्राफ क्वेश्चन है, वो सब चीज को भी इतने अच्छे से बताएंगे कि आप जीवन में उसे कभी नहीं भूलोगे। बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और हम लोगों का ड्रीम है कि इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स हम लोगों को स्कोर करना है। तो उसके लिए ये जो 30 दिनों का जो सीरीज आएगा, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बीएसटी अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को 15-15 वीडियो में खत्म करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बीएसटी अर्थशास्त्र के ऊपर 15 वीडियो आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर 15 वीडियोस आएगा। सभी वीडियोस वन शॉट होंगे जिसमें हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपका बीएसटी और समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 में है तो हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, उससे आप लोगों का 100% सिलेबस डाउट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मांग की लोच, एग्जैक्ट मांग की लोच का मतलब क्या होता है। मांग की लोच बोले तो क्या, मांग की लोच हम किसको बोलते हैं, तो एकदम ध्यान से समझ लो। पहले लोच का मतलब समझो। लोच को इंग्लिश में बोला जाता है इलास्टिसिटी। लोच को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी। अब ध्यान से समझना, लोच का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में परिवर्तन हो जाना। किसी भी चीज में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। यानी सपोज कर लो कि कोई भी ऐसा चीज है जिसका पहले कुछ अलग था और आज वो फिर परिवर्तित हो गया। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होने का स्वभाव होता है, परिवर्तन होना, उसी परिवर्तन को अर्थशास्त्र के भाषा में लोच बोला जाता है। क्लियर बात है। किसी भी चीज में परिवर्तन आने को ही कॉमर्स अर्थशास्त्र के भाषा में क्या बोला जाता है, परिवर्तन बोला जाता है। और अगर बोलते हैं मांग की लोच, इसका मतलब है, मांग की लोच का मतलब होता है मांग में परिवर्तन होना। मांग की लोच का मतलब मांग में क्या होना, परिवर्तन होना। आई बात समझ में। मांग का लोच का मतलब होता है मांग में परिवर्तन होना। क्लियर। मांग में परिवर्तन क्यों होता है, मांग में परिवर्तन का क्या कारण है, ये हम लोग इससे प्रीवियस के वीडियो में, जिसमें हम लोग मांग का नियम पढ़े थे चैप्टर 4 में, हम वहां आप लोगों को मांग में परिवर्तन का कारण पूरा डिटेल में सिखा चुके थे। उस वीडियो को नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, वहां से देख लेना। चलो अब हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा थ्योरी करते हैं। हाँ जी, तो देखो थ्योरी में हम लोगों को यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। देखो थ्योरी ध्यान से सुनना। थ्योरी पे बोल रहा है मांग की लोच, ध्यान से समझना। मांग की लोच से आशय वस्तु में घटना या बढ़ने की प्रवृत्ति से होती है। किसी भी कारण से जब किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो इसे ही मांग की लोच कहते हैं। यानी सपोज कर लो कि पहले हम मान लो कि सपोज कर लो पहले मेरे घर में सपोज कर लो कि चावल, मान लो मेरे घर में एक सप्ताह में चावल 25 केजी चावल मेरे घर में खर्च होता था एक सप्ताह में। और इस बार क्या हुआ, 25 केजी की जगह मेरे घर में जो चावल है वो एक सप्ताह में 30 केजी चावल खर्चा हुआ। पहले 25 केजी था, अब 30 केजी हो गया। तो मांग का मात्रा में परिवर्तन हुआ, या ये परिवर्तन या तो अधिक होगा, यानी ये परिवर्तन की वजह से या तो मांग बढ़ जाएगा या तो फिर मांग घट जाएगा। हो सकता है किसी सप्ताह, एक सप्ताह में 25 केजी चावल खर्च होता है तो हो सकता है वो घट करके कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। यानी आपका जो मांग है वो मांग या तो बढ़ जाएगा या वो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मांग का मात्रा का बढ़ना या मांग का मात्रा का घटना ही यही चीज कहलाता है मांग की लोच। आया समझ में। किसी भी कारण से अगर वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है तो उसे ही मांग की लोच कहते हैं। यानी कि मांग आपका बदल गया, पहले आप कुछ और मांग करते थे, अब आपका मांग परिवर्तन हो गया, आपका मांग बदल गया। इसे ही हम लोग कहते हैं मांग की लोच। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको एज इट इज लिख करके आप रखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि मांग का नियम और मांग की लोच में क्या फर्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
बहुत सारे स्टूडेंट को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं सर मांग का नियम और मांग का लोच में क्या फर्क होता है। देखो बहुत फर्क होता है। सबसे पहले समझो, मांग का नियम सिर्फ यह बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु का मूल्य अगर घट रहा है तो उसका मांग बढ़ेगा, और अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसका मांग घटेगा। यही होता है मांग का नियम। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है, किसी वस्तु का कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ये मांग का नियम। लेकिन मांग का नियम कभी भी ये नहीं बताएगा कि वस्तु की कितनी कीमत बढ़ने या घटने से मांग में कितना अनुपात में परिवर्तन आया, कितना प्रतिशत में मांग में परिवर्तन आया, ये मांग का नियम नहीं बताएगा। मांग का नियम बस सिंपल बताएगा कि देखो कीमत बढ़ गया तो मांग घट गया, कीमत घट गया तो मांग बढ़ गया। लेकिन मांग का नियम ये कभी नहीं बताएगा कि आखिरकार कितना प्रतिशत कीमत बदला, जिसके वजह से मांग कितना प्रतिशत बदला, यानी कितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होने की वजह से, कितने अनुपात में कीमत में परिवर्तन होने की वजह से मांग में कितना और किस अनुपात में परिवर्तन हुआ। ये अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हमको मांग का लोच बताएगा। मांग का लोच बताता है कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से मांग में इतना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। कीमत में इस अनुपात में परिवर्तन हुआ, इसलिए मांग में इस अनुपात में परिवर्तन हुआ। यह बताता है हमको मांग का लोच। इसलिए जो मांग का नियम होता है, हम कल भी समझाए थे, जो मांग का लोच होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और जो मांग का नियम होता, मांग की लोच होती है, मांग की लोच, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि संख्यात्मक। तो मांग का जो लोच होता है वो संख्यात्मक विवरण है, और जो मांग का नियम है वो गुणात्मक कथन है। याद रखना इसको। देखो अब मांग की लोच और मांग के नियम में अंतर। ये देखो यहां मांग का नियम बता रहे, यहां मांग की लोच। ध्यान से अच्छे से समझना। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम क्या बताता है, एकदम अच्छे से समझना। देखो देखो जी, मांग का नियम क्या बताता है आपको? यह किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के साथ उसकी मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताता है कि कितना मात्रा में कीमत परिवर्तन हुआ तो मांग परिवर्तन हुआ। लेकिन मांग की लोच यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में कितना परिवर्तन आया है, यह बताता है। यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना और किस अनुपात में परिवर्तन आया है, यह बताता है। इसके बाद मांग का नियम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि मांग की लोच एक परिणात्मक या संख्यात्मक, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मांग का नियम क्वालिटेटिव अप्रोच है और मांग की लोच क्वांटिटेटिव है। इसको याद रखना, ये क्वांटिटी ऑफ चेंज बताता है। इसके बाद यह सामान्य दशा में किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। यह मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध को बताता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यह उल्टा बताता है, और यह पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। या तो जो कीमत में परिवर्तन या जो मांग में परिवर्तन हुआ, या तो वो धनात्मक हुआ होगा, बढ़ गया होगा, या परिवर्तन घट गया होगा, यह बताता है। ठीक है, चलो आगे। लास्ट, इसे केवल कीमत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मांग का नियम को हमेशा किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? कीमत के द्वारा। और जो मांग की लोच है उसको वस्तु का कीमत, वस्तु का आय या संबंधित वस्तु की मांग आदि के रूप में बताया जा सकता है। यानी बेसिकली मांग की लोच को वस्तु का कीमत और उपभोक्ता के आय दोनों आधार पर बताया जा सकता है। आया समझ में? ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और एज इट इज इसको आप लोग लिख करके रखोगे कॉपी में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मांग की कीमत लोच। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो मांग का लोच होता है ना, उस मांग की लोच को हमेशा हम लोग कीमत में मापते हैं। मांग का लोच को कीमत में मापा जाता है। मांग की लोच का मतलब समझो। मांग की कीमत लोच, देखो ध्यान से समझना। मांग की कीमत लोच यानी कि मांग में लोच हुआ। मांग की कीमत लोच मतलब होता है मांग में परिवर्तन हुआ। मांग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। मांग में परिवर्तन हुआ, यह हुआ मांग का लोच। किसके वजह से परिवर्तन हुआ? कीमत के वजह से। यानी मांग में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन किसके वजह से सर जी? कीमत के वजह से। यानी सिंपल बात है, जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को मांग की कीमत लोच कहते हैं।
कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। उसका कीमत बढ़ा तो मेरा मांग घट गया, उसका कीमत घटा तो मेरा मांग बढ़ गया। यानी मेरा मांग बढ़ा और घटा उस कीमत के वजह से, उस वस्तु का दाम के वजह से, उस वस्तु की कीमत के वजह से मेरा मांग या तो बढ़ा या मेरा मांग घटा। इसी को हम लोग बोलते हैं मांग की कीमत लोच। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन। देखो साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन आता है उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन की मात्रा को ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, मार्शल देखो क्या कहते हैं इस बारे में। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक अनुपात या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी ये बोलना चाह रहे हैं मार्शल कि जब कभी भी बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में जो परिवर्तन आता है या तो वो परिवर्तन अधिक हो रहा है या वो परिवर्तन कम हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग की कीमत लोच। यानी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसका मांग में परिवर्तन हो गया। अब देखो सैमुअल्सन क्या कहते हैं इस बारे में। देखो सैमुअल्सन भी अर्थशास्त्री हैं। इनका कहना है, सैमुअल्सन का, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन के अंश को बताता है। यानी कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मांग का कीमत लोच। ठीक है, यानी इसी को नॉर्मल भाषा में मांग की लोच बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अच्छा से लिख लेना और अच्छा से फॉर्मूला को रटना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी बेसिकली अगर डायरेक्ट याद रखना चाहो तो फॉर्मूला होगा मांग की लोच, फॉर्मूला होगा आपका मांग की लोच बराबर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। देखो वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन अभी बताएंगे क्या हो रहा है। वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। समझ में आया? ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अच्छा से याद करना फॉर्मूला। मांग की लोच बराबर कीमत, मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है प्रपोर्शन। अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है प्रपोर्शन, कितने अनुपात में चेंज आया। इसको अभी समझाते हैं। ठीक है, चलो अब इस चीज को देखो, इस फॉर्मूले को तोड़ के किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो मांग की लोच को इंग्लिश में बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच को हमेशा शॉर्टकट में ईडी लिखेंगे, ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला होगा, देखो कीमत में मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बोल रहा है ना, तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के जो मांग है उसको हमेशा डिनोट किया जाता है क्यू से, और किसी भी वस्तु का जो कीमत है उसको डिनोट किया जाता है पी से। ध्यान से पहले समझना क्या बोल रहे हैं। किसी भी वस्तु का जो मांग होगा, मांग की मात्रा, उसको डिनोट किया जाता है क्यू से। क्यू का मतलब होता है आपका क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। और कि वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो हमको पता है कि कीमत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइस, यानी कि पी फॉर होता है प्राइस। यानी याद रखना आपका मांग को क्यू से डिनोट करेंगे और कीमत को पी से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अगर हम कहीं क्यू लिखे तो समझ जाना क्वांटिटी यानी मांग का मात्रा लिखे हैं, और अगर पी लिखेंगे तो समझ जाना प्राइस है। अब बोला है कि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। अब देखो ये मांग है, क्यू है, अब बोलेगा क्यू में परिवर्तन। ध्यान से समझना, अगर हम बोलेंगे मांग में परिवर्तन तो मांग में परिवर्तन को डिनोट करेंगे ट्रेंगल क्यू से। ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन होना। ध्यान से समझना, कभी भी अगर ये ट्रेंगल, ये डेल्टा लिखा हुआ मिले तो समझ जाना इसका मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है किसमें? क्यू में। क्यू का मतलब क्या है? मांग। यानी ट्रेंगल क्यू का मतलब है मांग की मात्रा में परिवर्तन।
यानी लिख सकते हैं मांग में परिवर्तन। क्लियर है। और वैसे ही बोल रहा है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, तो कीमत को P लिखे हैं तो परिवर्तन होगा तो ट्रेंगल P लिखेंगे। ट्रेंगल P का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन। ट्रेंगल P का मतलब क्या होता है? कीमत में परिवर्तन होता है। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अब अगर क्वेश्चन में हमको क्या बोलेगा, वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, अब इसको समझना, वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, इसका मतलब होता है, ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको हम लोग पता है किस तरीके से दिखाएंगे, ये देखो, पहले तो मांग की मात्रा में परिवर्तन को दिखाओ, तो मांग की मात्रा में परिवर्तन हुआ है उसको लिखते हैं ट्रेंगल क्यू। अब बोला गया है अनुपातिक परिवर्तन, तो अनुपातिक मतलब डिवाइड, रेशियो, और बोला है किसमें परिवर्तन, मांग की मात्रा में, तो मांग की मात्रा क्यू था तो इसको लिखेंगे ट्रेंगल क्यू बाय क्यू। देखना ट्रेंगल क्यू बाय क्यू का मतलब क्या हुआ, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। ये देखो मांग की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय मांग की मात्रा, यानी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। वैसे ही अगर कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन तो कैसे निकलेगा, तो पहले बताओ कीमत में परिवर्तन को किससे डिनोट किए हैं, ट्रेंगल P से, तो कीमत में परिवर्तन ट्रेंगल P हुआ, डिवाइडेड बाय पहले कीमत कितना था, P था, तो याद रखना ट्रेंगल P बाय P मतलब होता है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ट्रेंगल Q बाय Q का मतलब होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अच्छा से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से इसको नोट डाउन करके कॉपी में लिखो। ले लिए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो हटा रहे अब इसको। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन जाएगा, ये रहा हम लोगों का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हाँ जी देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोगों का, फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों का ईडी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि ट्रेंगल P बाय P। बतिया समझ में आ गई, यानी बेसिकली मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P। ऊपर वाला है मांग में अनुपातिक परिवर्तन, नीचे है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अच्छा, इसी चीज को अगर हम चाहें तो क्या तोड़ के ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये ट्रेंगल Q बाय Q को वहीं छोड़ दो, ट्रेंगल Q बाय Q को ऊपर छोड़ दो, ये दोनों यहां डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये दोनों का पोजीशन बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो बेसिकली P ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, P ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों का ट्रेंगल P। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखोगे। ठीक है, मांग की लोच के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस फॉर्मूले को याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला ऐसे बना, आया समझ में। उसी चीज को देखो हम यहाँ पे समझाए हैं। क्लियर है, फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला याद जरूर रखना, क्योंकि मांग की लोच का एक एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनने वाला है। क्लियर है, ठीक है, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है। चलो अब देखो यहां एक एक चीज का मतलब भी आपको समझा दिए हैं, एक एक चीज का मतलब समझाएं। इसका मतलब है देखो, ईडी का मतलब क्या होता है, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच। ट्रेंगल Q का मतलब मांग में परिवर्तन, Q का मतलब पहले कितना मांग था, ट्रेंगल P का मतलब कीमत में परिवर्तन, P का मतलब पहले कितना मांग कीमत था। ठीक है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे लिख दिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एज इट इज लिख लोगे। अब आते हैं हम लोग, चलो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। किसको प्रभावित करने वाले घटक भाई साहब, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। कौन कौन सा चीज ऐसा है जिसके वजह से मांग बदल रहा है, यानी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरा मांग में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसा कई सारा रीजन होता है जिसकी वजह से मांग में परिवर्तन आता है। सबसे पहले लिखे हैं वस्तु की प्रकृति, दूसरा स्थानापन वस्तुओं की उपलब्धता। स्थानापन वस्तुओं को कल हम डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए थे मांग का नियम में, ठीक है।
इसके बाद वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग करना, उपभोग का स्थान, व्यय करने की राशि, आय का स्तर, कीमत स्तर, समय अवधि, संयुक्त मांग भी हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे। ठीक है, इसके बाद आगे उपभोक्ता की स्वभाव, आदत एवं रुचि। ये वो रीजन है जो तय करता है मेरा मांग का लोच, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा मांग में क्या होता है, मेरा मांग में परिवर्तन होता है। आया समझ में सर जी? ठीक है, चलो आगे। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आते हैं, मांग की लोच के प्रकार। हम लोग ये तो अभी सीख गए ना कि मांग का लोच होता है, मांग का लोच का मतलब होता है, मांग की लोच का मतलब होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन। अच्छा, मांग का लोच को हम लोग कीमत के आधार पे दिखाए ना? क्या सर हम लोग मांग की लोच को आय के आधार पे नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हम आपको कभी पूछे कि बताओ मांग की आय लोच क्या होती है, या आय लोच मांग क्या है, देखो अगर हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर हम आपको पूछे कि मांग की कीमत लोच क्या है, ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन में मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, और दूसरा क्वेश्चन में हम आपको पूछ रहे हैं मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। अब ध्यान से समझना, अगर ये लोच लिखा है इसका मतलब है कि मांग में परिवर्तन हुआ है। अब मांग की कीमत लोच का मतलब क्या हुआ? मांग की कीमत लोच का मतलब हुआ सर जी कि मांग में परिवर्तन तो हुआ है मेरा, लेकिन किसके वजह से? कीमत के वजह से। तो जब की वस्तु के कीमत में परिवर्तन के वजह से मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की कीमत लोच बोलते हैं। सिमिलर, अगर कभी भी किसी भी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने से, किसमें परिवर्तन होने से? आय में। किसी भी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने से उसके मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को बोला जाता है मांग की आय लोच। आया समझ में? अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछे कि मांग की आय लोच क्या है या आय लोच मांग क्या है, तो बोल देना कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की आय लोच बोलते हैं। लेकिन हमेशा हम लोग मांग की लोच को हमेशा कीमत में बताते हैं, मांग की लोच को कभी भी आय में बताते नहीं है, क्योंकि मांग का नियम में हम पढ़े थे कि मांग का नियम मांग की मात्रा और वस्तु के कीमत के बीच संबंध को बताता है। कीमत, इसलिए मांग की लोच आय में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, मांग के लोच के प्रकार अथवा श्रेणियां, मोस्ट इंपोर्टेंट भी आई भाई, मांग की लोच के प्रकार लिखे यहां पे। मांग की लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, ध्यान से समझना। ये जो मांग का लोच जो होता है वो बेसिकली 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला सापेक्षता लोचदार मांग, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड। इसका सिंबल होता है E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। E का मतलब इलास्टिसिटी, यानी परिवर्तन 1 से ज्यादा है। अभी बस इतना समझ लो, E इज ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। हम अभी इसको आगे समझाएंगे। दूसरा होता है सापेक्षता बेलोचदार मांग। एक है, अगर आपको सापेक्षता याद नहीं रखना है तो मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव याद नहीं रखना है तो मत रखना। पहला लोचदार मांग यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। दूसरा बेलोचदार मांग यानी कि इन इलास्टिक डिमांड, यानी E इज स्मॉलेस्ट देन 1। इसके बाद इकाई लोचदार मांग यानी यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड, E इज इक्वल टू 1। पूर्णतः बेलोचदार मांग परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, E इज इक्वल टू 0। पूर्णतः लोचदार मांग परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, E इज इक्वल टू इंफिनिटी, E इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और एज इट इज इसको कॉपी में लिख करके रखना, एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कि ये भाई सापेक्षता लोचदार मांग क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, हर एक चीज के बारे में अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना, पांचों को एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले लोचदार मांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। चलो भाई आ जाओ। सापेक्ष लोचदार मांग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला, एक कहावत सुने है ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो आओ पढ़ते हैं। हाँ जी, देखना, देख ध्यान से। सापेक्षता लोचदार मांग क्या होता है, जिसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगा। हम पहले आप लोगों को यह बता देते हैं ना, अभी पहले एक
टेबल हम बता दे रहे हैं, एक नॉर्मल एक ड्राइंग बता दे रहे हैं, इसको अभी बस नोट डाउन कर लो, हम आपको क्वेश्चन में इसको समझाएंगे। ये होता है x, ये होता है y। इस तरीके से किसी भी वस्तु का आय, किसी भी वस्तु का मांग का नियम ऐसे होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। तो ये ठीक जीरो के सीधा में, ठीक यहाँ जीरो के सीधा में, यहाँ जीरो के सीधा में, यहाँ सीधा सीधा सेंटर में, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ ये जीरो को टच किया यहाँ, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यहाँ इन्फिनिटी। और ये एक से ऊपर, तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो मेरा ग्रेटर देन 1 होता है। और ये एक से नीचे है, ये क्या है मेरा? एक से नीचे है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है। ठीक है, इतना अभी कॉपी में आप नोट डाउन करो। हम इस चीज को, ये जो 5 डिमांड होता है ना, 5 जो मांग की लोच होता है ना, यही होता है। हम अभी समझाएंगे एक एक करके सबको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, अब देखो क्या होता है पूर्णतः लोचदार मांग। याद रखना, अगर आपको ये लोचदार वर्ड दिखेगा ना, सापेक्ष लोचदार मांग, अगर लोचदार दिखेगा ना, तो लोचदार का मतलब है परिवर्तन हुआ है। लोचदार मतलब परिवर्तन हुआ है, लोचदार मतलब परिवर्तन हुआ है। और अगर बेलोचदार दिखेगा तो समझ जाना परिवर्तन ना के बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। क्या बोले हम? लोचदार का मतलब होता है परिवर्तन हुआ है। अब चाहे परिवर्तन थोड़ा सा हुआ या ज्यादा हुआ, अगर मांग में परिवर्तन हुआ है तो लोचदार बोलेंगे। बेलोचदार का मतलब है परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर बात है? इलास्टिसिटी मतलब परिवर्तन हुआ है, इन इलास्टिसिटी मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना याद रखना। तो जब यहां ये लोचदार लिखा, इसका मतलब समझ जाना कि परिवर्तन हुआ है भाई साहब। ठीक है, देखो पढ़ करके भी हम लोगों का देखना वही निकल के आएगा। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु को, मांग को ही सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन होना। देखो अभी बोले ना, लोचदार अगर लिखा है इसका मतलब है कि मांग में परिवर्तन हुआ है। तो देखो लोचदार बोला, देखो मांग में परिवर्तन हुआ है। यानी पूर्णता लोचदार, यानी कि सापेक्षता लोचदार का मतलब जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लोचदार मांग। जैसे समझा रहे, यहां देखो, अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन जो है वो अधिक होगा। ये अधिक का सिंबल है, ग्रेटर देन होगा किससे? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। इसका मतलब है मांग में अनुपातिक परिवर्तन को क्या बोलेंगे? मांग में अनुपातिक परिवर्तन को बोलेंगे ट्रेंगल Q बाय Q। ये जो होगा ये ज्यादा होगा किससे? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से, यानी ट्रेंगल P बाय P से। आया मेरा बात समझ में सर जी? ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? आया बात समझ में? वही चीज यहां पे हम लोगों को बोल रहा है कि जो ये जो है हम लोगों का मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन हुआ लेकिन कीमत में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ था। क्लियर? अब देखो इसी को हम लोग एक टेबल के थ्रू इसको सोल्व करते हैं अब। ठीक है, और इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी हम लोग दिखा देंगे, मतलब ग्राफ में भी दिखाएंगे। ध्यान से समझना, यहां वस्तु का कीमत यानी कि हम समझाए थे P, और यहां वस्तु का मांग यानी कि क्वांटिटी। सपोज कर लो पहले कीमत 5 रुपया था तो इसको P1 नाम दे दो, और फिर कीमत 4 रुपया हो गया यानी कि P2। पहले मांग 10 रुपया था यानी Q1 दे दो, और फिर मांग 15 रुपया हो गया यानी Q2। अब देखो, जब पहले 5 रुपया कीमत था तो 10 वस्तु का मांग करते थे। अब जब कीमत घट करके 4 हो गया तो मेरा मांग बढ़ गया। देखो ये पहले का कीमत, अभी का कीमत, पहले का मांग, अभी का मांग। देखो कीमत में 1 रुपया का परिवर्तन हुआ। यहां देखो, यहां देखो, कीमत में 5 से 4 हो गया तो 1 रुपया का परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग में देखो 10 से 15 हो गया। कितना का परिवर्तन हुआ? 5 का। तो देखो कीमत में कम मात्रा में परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन हो गया। अब चलो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। आओ इधर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलो तो सबसे पहले जब कैलकुलेट करेंगे तो बताओ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। अभी फॉर्मूला बताए थे, कॉपी में आप लोग लिख भी लिए होंगे। अब चलो सबसे पहले हम लोग ट्रेंगल Q निकालते हैं। तो जब हम लोग ट्रेंगल Q निकालेंगे तो ट्रेंगल Q हम लोग कैसे निकालेंगे? ट्रेंगल Q इज इक्वल टू, Q का मतलब क्या होता है? मांग में परिवर्तन। पहले बताओ मांग कितना था? 5, अब कितना हो गया? 4। यानी ट्रेंगल Q कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हम लोगों का, बोल रहा है
मांग की मात्रा में परिवर्तन ना, इसका मतलब ओहो यहाँ था ना, यहाँ था ट्रेंगल क्यू ना, यानी कि Q2 माइनस Q1। तो बताओ तो कितना रुपया हो गया, 15 रुपया। पहले कितना था, 10 रुपया, यानी परिवर्तन हुआ 5 का। बोलो समझ में आया क्या बोले। इसके बाद बोल रहा है Q, तो यहाँ पे Q लिखो। Q कितना है, यानी Q का मतलब होता है Q1 पहले का, पहले 10 रुपया था। फिर P बोल रहा है, तो यहाँ पे P लिखो। हम फॉर्मूला के रिगार्डिंग सब चीज निकाल रहे हैं। P का मतलब पहले प्राइस कितना था, तो पहले प्राइस 5 रुपया था, प्राइस 5 रुपया लिखो। इसके बाद ट्रेंगल P, यानी कि प्राइस में कितना परिवर्तन आया, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, तो P2 से P1 को घटा दो। तो घटाते हैं P2 माइनस P1, यानी बेसिकली ये 4 माइनस 5 हो गया, यानी माइनस 1 रुपया। देखो पहले 5 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया कीमत घट गया, तो माइनस में आया, आ गया। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। देयरफॉर, अब लिखते हैं देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हो गया। क्या था फॉर्मूला, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू। तो बताओ ट्रेंगल क्यू कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखो, डिवाइडेड बाय क्यू चाहिए, क्यू 10 है तो 10 लिखो, इनटू पी चाहिए, पी कितना है 5, तो 5 लिखो, डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी कितना है -1, तो -1 लिखो। इसके बाद देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 पचे 25, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा -10, जब डिवाइड करेंगे तो -0.50 आएगा। माइनस का मतलब होता है कि जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम है, माइनस का मतलब 1 से कम है, आया समझ में। यानी यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से मेरा कम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा 1 से अधिक है। एक मिनट रुको भाई, ना ना ना, माइनस का मतलब ये नहीं होता है ना, ये 2 आया है, माइनस को इग्नोर करो, ये 2 आया, 1 से ज्यादा है ना भाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। अब इसी चीज को हम चाहें, इसी चीज को चाहें तो यहाँ पे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। देखो दिखाते हैं इसी चीज को ग्राफ में, कुछ नहीं करना है, इसका बस ग्राफ खींच देना है। ये देखो 0, ये देखो x, ये देखो y, इलास्टिसिटी निकाल दिए ना, उसका काम खत्म। इस चीज को अभी ग्राफ में दिखा सकते हैं। चलो तो यहाँ पे हमेशा हम लोग दिखाते हैं x एक्सिस में हमेशा मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी को, और यहाँ ऊपर में हमेशा दिखाते हैं हम लोग प्राइस को। पहले प्राइस 5 रुपया था तो डिमांड कितना था 10, तो चलो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया मेरा 10, इन दोनों को यहाँ मिला दिए। फिर जब प्राइस घट के 4 हो गया, जब सपोज यहाँ 4 हो गया तो मेरा मांग बढ़ के 15 हो गया, मांग मेरा बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया। इस तरीके से ध्यान से समझना, यहाँ देखो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ मिला देंगे। ये हो गया डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो कीमत में देखो थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन मांग में देखो यहाँ ज्यादा परिवर्तन आया। बॉक्स देखना, कीमत में छोटा सा परिवर्तन आया है, लेकिन मांग में देखो बड़ा परिवर्तन आया। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में अधिक मात्रा में परिवर्तन होना, इसी को हम लोग बोलते हैं लोचदार मांग। आया समझ में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से और इसको नोट डाउन कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये हट जाएगा फिर। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही करके हम लोग सबको दिखाएंगे। देखो उसी चीज को ग्राफ को देखो यहाँ भी बता दिए हैं अभी जो समझाए थे। देखो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन मांग में देखो ज्यादा परिवर्तन हो गया। ये माइनस हो रहा है ट्रेंगल पी, इसका मतलब प्राइस घट रहा है, प्लस हो रहा है ट्रेंगल क्यू, इसका मतलब क्वांटिटी यानी मांग का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है। चलो आगे अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 पे हम लोगों का है सापेक्ष बेलोचदार मांग। देखो बेलोचदार, अगर हम क्या समझाए थे अभी, अगर क्वेश्चन में आपको बेलोचदार दिखेगा, अगर बेलोचदार दिखेगा तो समझ जाना कि परिवर्तन या तो ना के बराबर हुआ है या परिवर्तन हुआ ही नहीं है, या तो परिवर्तन ना के बराबर हुआ है या परिवर्तन हुआ ही नहीं है। देखो वही बोल रहा है, जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसे वस्तुओं की मांग को ही सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं। कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में उससे कम परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में उससे भी कम परिवर्तन हुआ, यानी ना के बराबर परिवर्तन हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेलोचदार मांग। अर्थात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन जो है वो बड़ा होगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन से, यानी यहां बदल जाएगा। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन यानी कि ये जो मेरा ट्रेंगल P बाय P होगा ये ज्यादा होगा मेरा ट्रेंगल Q बाय Q से। कीमत में ज्यादा अनुपातिक परिवर्तन हुआ है जबकि मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ट्रेंगल Q बाय Q जो है वो कम होगा ट्रेंगल P बाय P से।
आया समझ में? ठीक है, इसी चीज को बोल रहे। अब चलो इसी को हम लोग फिर से सेम वही चीज है, चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन का हम निकाल दे रहे हैं और बाकी का हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे। इलास्टिसिटी, वस्तु की कीमत है तो प्राइस बोलेंगे, वस्तु की मांग है तो क्वांटिटी बोलेंगे। ये है हम लोग का P1, ये है हम लोगों का P2, ये है हम लोगों का Q1, ये है हम लोगों का Q2। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा ट्रेंगल Q बाई Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। तो सबसे पहले ट्रेंगल Q निकालेंगे यानी कि कीमत में मांग की मात्रा में परिवर्तन, तो 4 रुपया से 5 रुपया हो गया यानी कि Q2 माइनस Q1 करेंगे यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 रुपया। इसके बाद Q इज इक्वल टू कितना है, 4 है। फिर निकालेंगे ट्रेंगल P, तो ट्रेंगल P का मतलब देखो P2 माइनस P1, इसका मतलब है मेरा 2 माइनस 10 यानी कि माइनस 8, और फिर P इज इक्वल टू कितना था, पहले 10 था, ये माइनस 8 है। चलो अब हम लोग निकाल देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q, तो ट्रेंगल Q है 1 डिवाइडेड बाय Q कितना है 4 इंटू P बाय ट्रेंगल P, P है माइनस 8 डिवाइडेड बाय P कितना है 10 है, यानी ये मेरा कितना हो जाएगा यहाँ, या देखो ये मेरा हो जाएगा माइनस 8 और ये हो जाएगा मेरा माइनस 40। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर दो, कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं कि हम लोग। 2 माइनस 8 माइनस 10, P कितना है, P पहले है 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करके यहां मेरा एक आंसर निकल करके आ जाएगा। आया समझ में? अब इसी चीज को हमको ग्राफ में दिखाना है, कुछ गलती तो नहीं ना किए हैं। 10 से 2 है यानी ये 4 से 1 हो गया, 1 से परिवर्तन हुआ, पहले ये कितना था 4 था। ठीक है, इसके बाद ये 10 से 2 हो गया, माइनस 8 पहले कितना था 10 था। ठीक है, ट्रेंगल Q कितना है मेरा, ट्रेंगल Q आया है 1, 1 लिखे, Q कितना है, Q पहले 4 था 4 दिखाएं इंटू ट्रेंगल P कितना था, ट्रेंगल P मेरा आया है माइनस 8 दिखाएं, और P पहले कितना था 10 था, प्राइस दिखाएं। ठीक है, यहाँ निकल करके मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेना ना, ठीक है 8 है ना, 8 चौके 32, डिवाइड कर लेना, यहाँ डिवाइड करके आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसी को ग्राफ में दिखाना है, तो ग्राफ में इसको नहीं दिखाएंगे, ग्राफ में इसको दिखाना है। वो निकल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, ग्राफ में इसको दिखाएंगे। अब बताओ अगर इसको हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो इस तरीके से सेम इसका भी ग्राफ बनेगा। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अगेन यहाँ पे वस्तु का क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस को दिखाएंगे। पहले प्राइस था 10 रुपया, तो सपोज कर लो मांग का मात्रा कितना था 4 रुपया। चलो मांग का मात्रा 4 रुपया, सपोज कर लो यहां लिख देते हैं 4 रुपया हो गया। अब कीमत घट के 2 रुपया हो गया, कीमत घट के 2 रुपया हो गया, मांग बढ़ के हो गया 5 रुपया। ऐ देखो इस तरीके से ये हो गया 2 रुपया, तो ये 5, यहाँ क्या मिल रहा है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ टकराएगा, ये हो गया डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ देखो ये प्राइस है, कीमत में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है जो ये जो कीमत है, ये कीमत जो है वो बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तन मेरा हो रहा है। समझ में आया? इसी चीज को ये यहाँ समझा रहा है। क्लियर बात है? अब से जो क्वेश्चन होगा हम उस क्वेश्चन में सिर्फ ये देंगे, आप लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना और निकाल करके हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब से अपने से निकालना। समझ में आ गया ना सब चीज? ठीक है, सब चीज देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेम वही देखो ग्राफ, ये देखो ऊपर जो ग्राफ बताए थे सेम वही ग्राफ देखो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार का मतलब क्या होता है पता है? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जितना मात्रा में मांग में परिवर्तन आया है ना, उतने ही मात्रा में कीमत में परिवर्तन आया। यानी कीमत में जितना परिवर्तन आया, मांग में भी उतना ही अनुपात में परिवर्तन आएगा। इकाई लोचदार मांग यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसे वस्तुओं की मांग को ही इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यहां जो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बराबर 1 होता है, यानी ट्रेंगल P इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है 1 होता है। ट्रेंगल P यानी कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन 1 होगा, यानी जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही परिवर्तन उसका मांग में होगा। देखो इसी चीज के लिए देखो यहाँ पे ड्राइंग बना दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इसको एक गो निकाल देते हैं हम इसका। चलो
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वस्तु की कीमत है तो यहाँ पे P मेंशन करेंगे, वस्तु की मांग है तो Q बोलेंगे। ये हो गया मेरा P1, ये हो गया P2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब अगर जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेंगल Q निकालना है, तो ट्रेंगल Q कैसे निकलेगा? निकलेगा Q2 माइनस Q1 करके। Q2 कितना है? 50 है। Q1 कितना है? -100 है, तो ये -50 आएगा। इसके बाद Q1 यानी कि Q निकालना है, पहले कितना था? 100 रुपया था, अब निकालना है हम लोगों को P। तो P इज इक्वल टू, देखो प्राइस कितना है? 10, तो 10 लिखेंगे। इसके बाद ट्रेंगल P निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा P2 माइनस P1। तो बताओ P2 कितना है? 15। यहाँ देखो P2 कितना है? 15 है, 15 लिखेंगे। P1 कितना है? 10 है, 10 लिखेंगे, यानी कि 5। तो अब लिखेंगे देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q कितना था? -50 लिखो, -50 डिवाइडेड बाय Q कितना था? 100 लिखो, इनटू P कितना है? 10 लिखो, डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P कितना है? 5। चलो इसको सोल्व करो। अगर सोल्व करेंगे तो देखो किस तरीके से जो एलिमेंट कटेगा उसको काटो पहले, जो चीज कट जाएगा उसको क्या करो? पहले काट दो। देखो यहां से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1। तो कट कुटा के कितना आएगा? -1 बोले थे ना, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां 1 आया ना, 1 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। जितना मात्रा में कीमत बदला उतना ही मात्रा में मांग बदला। क्लियर है? इसको बनाना तो दोनों का बॉक्स का चौड़ाई सेम बनेगा। ठीक है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेना। ग्राफ हम आप लोगों को नीचे दिखा दे रहे हैं, याद देखो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। पूर्णतः बेरोजगार मांग। हाँ जी, लो पूर्णतः बेरोजगार मांग हमको बताओ। तो हम बेरोजगार मांग के लिए आपको क्या बोले थे? बेरोजगार मांग का मतलब है कि मांग में परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्णतः का मतलब होता है बिल्कुल। पूर्णतः का मतलब होता है बिल्कुल। पूर्णतः का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अगर ये पूर्णतः बेरोजगार मांग यानी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड, E इज इक्वल टू 0, पूर्णतः बेरोजगार मांग, इसका मतलब है मांग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, कीमत में बहुत परिवर्तन हो गया, वस्तु का कीमत में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले जितना सामान खरीदते थे आज भी उतना ही सामान खरीदते हैं, चाहे उस वस्तु का जो कीमत है वो कितना भी बढ़ गया, कितना भी घट गया, लेकिन मेरा मांग उतना का उतना है। पहले जितना सामान खरीदते थे आज भी उतना ही सामान खरीदते हैं, कीमत बहुत बढ़ गया, कीमत बहुत घट गया, इससे मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरा मांग 10 का 10 है, यानी पुष्पराज है, मैं झुकेगा नहीं। हम जितना पहले खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, कीमत बढ़े या कीमत घटे। यह होता है पूर्णतः बेरोजगार मांग। देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे ही पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। अर्थात मांग की लोच का आनुपातिक परिवर्तन 0 होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वस्तु की कीमत 10 रुपया था तब भी मांग 100 रुपये के बराबर था, आज वस्तु का कीमत बढ़ के 19 रुपया हो गया तो भी मांग 100 ही है, यानी कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया, लेकिन मांग 10 का 10 है, मांग बिल्कुल नहीं बदला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पूर्णतः बेरोजगार मांग। इसी का होमवर्क देंगे, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोग हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। ठीक है, 4 का लिखना, 4 का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर इतना होगा। ठीक है, हमको चेक करना है सब स्टूडेंट का, हम भी तो जरा देखें कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ोगे तो आगे वीडियो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो आगे वीडियो नहीं आएगा, फिर चिल्लाते रहना कि सर वीडियो डालो। इसीलिए हर आंसर को कमेंट करके हमको बताना। ठीक है, ग्राफ देखो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। आगे पूर्णतः लोचदार मांग। बताओ तो लोचदार मांग का मतलब क्या बोले थे? लोचदार का मांग का मतलब होता है बदल गया, पूर्णतः मतलब होता है पूरा तरह, पूर्णतः मतलब पूरा तरह। पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है सर जी कि वस्तु का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी वस्तु का कीमत 10 रुपया था, अभी भी वस्तु का कीमत 10 ही रुपया है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत स्थिर है, लेकिन फिर भी उसका मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वस्तु उसी को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। देखो पहले समझो,
जब किसी वस्तु की कीमत में ना के बराबर परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, देखो यहां समझा रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो निकल जाएगा आप लोग से। यहां वस्तु का कीमत पहले 10 रुपया था, प्राइस 10 रुपया, तो यहां पे डिमांड कितना रुपया था? 100 रुपया। अब प्राइस 10 रुपया है लेकिन डिमांड बढ़ के कितना हो गया? 120। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहां वस्तु का मात्रा यानी कि q लिखेंगे और यहां वस्तु का कीमत यानी कि मूल्य लिखेंगे। पहले कीमत 10 रुपया था, सपोज यहां 10 रुपया मान लिए, तो मांग कितना था? 100। चलो यहां पे 100 मान लिए, यहां 10 तो यहां क्या हो गया? 100 हो गया। और आज भी कीमत 10 रुपया है, 10 रुपया, लेकिन मांग बढ़ के 120 हो गया। लो मांग बढ़ के कितना हो गया? मांग बढ़ के हो गया 120। कीमत वही है, यहां होता है, ये होता है मेरा डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां है, कीमत वही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन किस में परिवर्तन हो गया सर जी? मांग में परिवर्तन हो गया उसका। आया समझ में? ऐसे ग्राफ बना। और इससे पहले जो पूर्णतः बेरोजगार मांग था ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर उसका ग्राफ बनाओगे ना तो उसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का उसका ग्राफ बनेगा। यहां होगा उसका डिमांड, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, बनाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, बस यही 5 तरीके का हम लोग का परिवर्तन था। देखो ग्राफ वैसे ही बना सेम जैसा हम अभी बताए थे। ठीक है, अब मांग की लोच के तुलनात्मक प्रदर्शन ए रहे जी, यानी हम लोग जितना भी मांग का लोच अभी पढ़े ना, उन सब मांग का लोच को एक साथ यहां पे दिखा दिए हैं। मांग का लोच को क्या किए हैं? एक साथ यहां पे दिखा दिए हैं। अगर आपको मांग का लोच को एक साथ जानना है तो आप जान सकते हो। ए देखो मांग का लोच को एक साथ दिखा दिया गया है। यहां देखो एक साथ दिखाने का मतलब है मांग का लोच E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। E इज इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन 1। इसको क्या बोलेंगे? सापेक्षता लोचदार मांग। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा है। E इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 सापेक्ष बेलोचदार मांग। E इज इक्वल टू 1 इकाई लोचदार मांग। E इज इक्वल टू 0 पूर्णतः बेलोचदार मांग। E इज इक्वल टू इन्फिनिटी पूर्णतः लोचदार मांग। हम अभी जितना भी थ्योरी समझाएं वो सारा का सारा थ्योरी, सारा का सारा चीज इसी के अंदर में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इसको पढ़ लेना, पढ़ते ही आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है सर जी, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, क्या है आगे टॉपिक? हाँ, चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। अभी हम लोग जितना भी चीज बताए हैं ना, देखो उन सबको अगर डायग्राम में दिखाना चाहें तो किस तरीके से एक साथ दिखाएंगे, समझना। सबको एक साथ दिखाते हैं। चलो ये हो गया हम लोगों का, अरे बाप रे, ड्राइंग कैसे बन गया, लकीर कैसे खिंचाया। चलो ये हो गया हम लोगों का 0, ये हो गया x, ये हो गया हम लोगों का y। एकदम अच्छे से समझोगे जो अभी समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां से कोई सीधा लकीर गया है, ठीक है, तो यहां पे जो होगा मेरा सीधा लकीर अगर गया है तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। और ऊपर से नीचे जो लकीर आया है यहां मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा, क्योंकि ये लकीर 0 को टच किया। इसके बाद अगर ये बीच में लकीर, अगर ये लकीर इस तरीके से बीच में कट रहा है, बीच में कट रहा है, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। और 1 से नीचे, 1 से नीचे मतलब यहां, 1 से नीचे मतलब यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा। और यहां 1 से ऊपर यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। याद है स्टार्टिंग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते समय इस तरीके से हम आप लोगों को टेबल बताए थे और बोले थे कि अभी सिर्फ लिख लो इसको, ग्राफ को हम आगे समझाएंगे। यही वो चीज है, ठीक 0 के सीधा, ठीक 0 के सीधा, ठीक 0 का सीधा, यानी कि यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। ये 0 लाइन पे टच कर गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगा। ये 0 से ऊपर लेकिन 1 से कम, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा। और यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। और यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा। अगर हम अब आपको इसका नाम पूछे, क्या पूछे इसका नाम बताओ, अगर हम पूछे यहां पे E इज इक्वल टू 1 तो ये क्या कहलाएगा? ये हम लोगों का कहलाएगा इकाई लोचदार मांग। यहां अगर हम बोले E इज इक्वल टू 0 यानी इकाई लोचदार मांग है ये,
E इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लोचदार मांग। लोचदार मांग। ऊपर वालों को हम लोग बोलेंगे पूर्णतः लोचदार मांग। पूरा तरह से बदल गया, पूर्णतः लोचदार मांग। नीचे इलास्टिसिटी स्मॉलेस्ट देन 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेलोचदार मांग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेलोचदार मांग। ठीक है, इसके बाद E इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग। आया समझ में? तो याद रखना, ठीक है, इसको अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करके रखोगे। इसी तरीके से ग्राफ में प्रेजेंटेशन होता है। क्लियर बात है? कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मांग वक्र जितना अधिक चेप्टा होगा, मांग वक्र की लोच उतनी अधिक होती है। सही बात है, मांग लोच जितना ज्यादा चेप्टा होगा, सिकुड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसमें लोच पाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। आगे आते हैं मांग की लोच की मापन विधियां। बस लास्ट टॉपिक है मांग की लोच की मापन विधियां, यानी मांग की लोच को मापने का कितना मेथड होता है। 1 मिनट, हम पानी पी लेते हैं। मांग की लोच की मापन विधियां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी वस्तु की मांग की लोच को मापने की निम्नलिखित 3 प्रमुख रीतियां होती है। ओ भाई, कितना मेथड होता है? बेसिकली याद रखना 3 मेथड होता है। 3 मेथड्स होता है। कौन कौन सर जी 3 मेथड होता है? मांग की लोच को मापने की कितनी विधियां? 3 विधियां। सबसे पहले प्रतिशत या अनुपातिक विधि या रीति जिसको बोलते हैं, विधि बोलो या रीति बोलो एक ही चीज है। दूसरा ज्योमेति या बिंदु रीति विधि या रीति। तीसरा होता है कुल व्यय रीति। किसी भी मांग की लोच को मापने का 3 मेथड होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत या अनुपात रीति क्या होता है। सिंपल सा बात है, देखो प्रतिशत या अनुपात रीति का मतलब सुनो। देखो, प्रतिशत या अनुपात रीति का मतलब बता रहा है, इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फल्कस ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर फल्कस ने किया था। इस रीति के अनुसार मांग की लोच का अनुपात ज्ञात करने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? इस रीति के अनुसार मांग की लोच के अनुपात को ज्ञात करने के लिए मांग में होने वाली अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के अनुपात में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन से भाग किया जाता है। यानी इसमें जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। मांग का लोच का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी, पढ़े थे। बस यहाँ पे माइनस वर्ड जुड़ जाएगा, यानी और इसका जो आंसर है उसको किस में दिखाना है? परसेंटेज में। यहाँ अनुपातिक परिवर्तन में हम दर्शाएंगे, यानी प्रतिशत या यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ होगा परसेंटेज चेंज पर मतलब कि मांग की मात्रा में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन इन डिवाइडेड बाय, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इस तरह से हम बोल रहे हैं। रुको, इसको फॉर्मूला पहले लिखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन इज इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यहां क्या होगा? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और हाँ अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। यानी अनुपातिक परिवर्तन तो होगा लेकिन वो किसमें होना चाहिए? प्रतिशत में। ठीक है, अब इसको लिख लो, सेम वही फॉर्मूला से ये भी चलेगा, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी। लेकिन याद रखना ये भी प्रतिशत में रहेगा, ये भी प्रतिशत में, और इन फॉर्मूला के आगे माइनस वर्ड इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हो गया? चलो लिख लो इसको। अभी हम इसका फॉर्मूला से देखो, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करवा रहे हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा है एक वस्तु की कीमत में 15% कमी आने से, देखो बोल रहा है
एक वस्तु है जिसका कीमत में 15% कमी हो गया। लो जी, कीमत मतलब प्राइस, तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन दे दिया। क्या दे दिया क्वेश्चन में हम लोगों को? कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, ये दे दिया हम लोगों को। यानी बेसिकली हम लोगों के लिए ट्रेंगल कीमत बोल रहा है ना, ट्रेंगल P/P ये हम लोगों को दे दिया। कमी आ गया 15% से, यानी -15% का कमी आ गया। तो उसकी मांग 1000 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात करें। 1000 इकाई से बढ़ के 120 इकाई हो गया। देखो ये क्या है, पहले 1000 था, यानी क्वांटिटी Q1 पहले कितना था? 1000 था। अब ये बढ़ के कितना हो गया बोल रहा है? अब ये Q2 हो गया, यानी बढ़ के कितना हो गया बोल रहा है? 1200। तो सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें, तो अगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाई आपका कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो आ गया। दूसरा हम लोगों को निकालना है मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो यानी बेसिकली निकालना है हम लोगों को ट्रेंगल Q/Q। अब हमको एक बात बताओ, अगर हम लोग को ट्रेंगल Q निकालना है, तो ट्रेंगल Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्रेंगल Q का फॉर्मूला होता है Q2 - Q1 डिवाइडेड बाय Q है नीचे, तो Q लिखेंगे। और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है सर जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब हमको एक बात बताओ सर जी, हाँ ये ट्रेंगल Q1 कितना है, Q2 कितना है? 1200 माइनस Q1 कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय Q का मतलब है ये 1000 और इनटू हो गया मेरा ये 100। इसका मतलब है ये देखो, अगर ऊपर माइनस करेंगे तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू ये हो गया 100। यानी कि अब अगर इसको हम लोग काटेंगे, जो जो कट रहा है उसको काटते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी ये मेरा हो गया 20%। यानी साफ साफ हमको पता चल गया है कि वस्तु की कीमत में -15% का कमी आए, जबकि मांग की मात्रा के अनुपात में 20% की कमी है। जब पता चल गया तो निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही होगा ना, वस्तु की कीमत में अनुपातिक वस्तु की क्या है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में कितना है? 20% परिवर्तन हुआ था, डिवाइडेड बाय, प्रतिशत नहीं भी लिखने से यहां चल जाएगा, कितना प्रतिशत? 20% डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आया है -15। इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 5 से कटेगा 4 बार में, -3 बार में। इसको और डिवाइड करना चाहें तो -3 एकम 3 हो जाएगा 0.333, इतना प्रतिशत। ये मेरा आंसर हो गया। या प्रतिशत नहीं भी जोड़ना, क्योंकि ये सब तो परसेंटेज में है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रीति हो गया। दूसरा रीति जिसको ज्योमेट्री रीति बोलते हैं, ज्योमेट्री रीति बहुत ईजी है। ज्योमेट्री रीति या बिंदु रीति से किस तरीके से निकालेंगे मांग की लोच, तो यहां ये वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, एकदम साधारण है। इस ज्योमेट्री रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच की ज्ञात करने के लिए एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस तरह से एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा हम लोग इस तरीके से खींच देंगे। खींच दिए, ये हम लोगों का डिमांड कर्व है। ओहो, खींच दिए एक स्पर्श रेखा। बिंदु रीति या ज्योमेट्री विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए किया जाता है। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच के बराबर नहीं होने पर नहीं होती है, वहां अलग अलग कीमत होती है। ये देखो, यहां जो टच हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होगा, यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ इलास्टिसिटी स्मॉलेस्ट देन 1 होगा, और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगा। अभी हम बताए थे ना, ये भी वही बोल रहा है। इसलिए जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु से ऊपर के हिस्से तथा नीचे के हिस्सों की सहायता से निम्नलिखित सूत्र मांग की लोच ज्ञात की जाती है। यानी देखो, अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ का निकालेंगे, E इज इक्वल टू यहाँ, तो इससे ऊपर का और इससे नीचे का, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। तो बिंदु रीति या ज्योमेट्री विधि से मांग की लोच निकालने का देखो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग।
निचला भाग और ऊपरी भाग क्या होता है, देखो अभी समझाते हैं। अगर ये इस तरीके से हम अगर यहाँ पे लकीर खींच रहे हैं तो हम अगर इस तरीके से यहाँ लकीर खींच रहे तो ये होगा मेरा आर, ठीक है। इसके बाद ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे बी और ये मेरा हो जाएगा ए। तो फॉर्मूला होगा, अगर इस बिंदु पे निकाल रहे हैं तो निचला भाग को उपला भाग से डिवाइड करेंगे तो नीचे आर बी हो जाएगा और ऊपर वाला भाग आर ए हो जाएगा। यानी फॉर्मूला याद रखना ना, निचला भाग डिवाइडेड बाय ऊपरा भाग, ऊपरी भाग, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेंगे इसको। क्लियर है? इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री रीति। देखो यही चीज को समझा रहे थे, ठीक है, यही चीज को हम अभी समझा रहे थे। अब देखो इस चीज के बारे में थोड़ा सा और लिख रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया है? तो देखो बोल रहा है यदि दोनों हिस्से बराबर होती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगा। यानी जब हम निचला भाग और ऊपरा भाग को डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद अगर आंसर 1 आएगा 1, तो इसका मतलब है मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। नीचे दिए गए हिस्से ऊपर दिए गए हिस्से से ज्यादा होती है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगर नीचे का जो हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से से अधिक होगा, मतलब नीचे का हिस्सा ज्यादा है ऊपर का हिस्सा कम है, तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से कम होती है तो मांग की लोच इकाई से कम होगा। अगर ये उल्टा होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से छोटा होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ज्योमेट्री विधि से बता सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया इसका, कुल व्यय रीति। कौन सा रीति? कुल व्यय रीति। अब थोड़ा कुल व्यय रीति को सुनो। कुल व्यय रीति में क्या बोल रहा है? इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर मार्शल ने। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दशा में परिवर्तन हुआ है। यानी ये बताता है कि अगर किसी भी वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ है तो उसका व्यय में कितना परिवर्तन हुआ, व्यय में परिवर्तन, इसलिए इसको हम लोग व्यय रीति बोलते हैं। व्यय में परिवर्तन हुआ इसलिए क्या बोलते हैं? इसको व्यय रीति बोलते हैं। अब देखो फॉर्मूला होता है कुल व्यय इज इक्वल टू वस्तु की कीमत इनटू वस्तु की मांग, यानी वस्तु की कीमत और मांग को मल्टीप्लाई कर देना। इस रीति के द्वारा मांग की लोच को 3 श्रेणियों में आकलन किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो आंसर आएगा उसको 3 कैटेगरी में बोलेंगे। सबसे पहला, इकाई के बराबर मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे, इकाई से अधिक लोचदार मांग यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इकाई से कम मांग की लोच, यानी क्या बोल रहा है? यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय घटती है अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ती है तब मांग की लोच इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी है। चलो अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। देखो यहां समझाया गया है। अगर आपको यहां पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से घटकर 9 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग 9 इकाई से बढ़कर 10 इकाई हो जाती है, तो वस्तु में होने वाले व्ययमान की तुलना पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। देखो ये वस्तु का प्राइस है, पहले 10 रुपया था तो मांग 9 रुपया था, पहले 10 रुपया था तो मांग कितना था? 9 रुपया था। फिर जो कीमत जो है वो कितना हो गया? 9 रुपया। कीमत 9 रुपया हो गया तो मांग 10 रुपया। तो पहले हमको निकालना है कुल व्यय। तो कुल व्यय का फॉर्मूला देखो, TE मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और यहाँ देखो 9 गुना 90 10 करेंगे तो यहाँ भी 90। अब देखो दोनों ही सिचुएशन में, पहला भी सिचुएशन में 90 है और दूसरा भी सिचुएशन में 90 है। इसका मतलब है यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। आया समझ में? और अगर मान लो कि ऊपर वाला कम होता नीचे वाला बड़ा होता, ऊपर वाला कम होता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता, और अगर नीचे वाला बड़ा होता तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता। समझ में आया? यही बोल रहा है, क्योंकि कीमत में कमी होने पर वस्तु पर होने वाली कुल व्यय
90 है जो स्थिर है, इसलिए वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। आया समझ में? आया समझ में? बस इतना ही, इस स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए, बस इतना ही इस चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, सरल मांग रेखा पर चित्र, ये देखो स्टार्टिंग में बताए थे ना टेबल, ठीक है, वही टेबल को यहाँ पे बताए हैं, ये देखो वही टेबल है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये 0 के ठीक सीधा होगा, यहाँ पे 0 के ठीक सीधा होगा, 0 के ठीक सीधा होगा। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, यहाँ 1 होगा, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा, इलास्टिसिटी डिमांड इंफिनिटी होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये लेस देन 1। ये कहलाता है इकाई लोचदार मांग, ये कहलाता है मेरा लोचदार मांग, लोचदार मांग। ये कहलाता है मेरा पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। ये कहलाता है मेरा बेलोचदार मांग, और ये कहलाता है मेरा पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। आया समझ में? यही चीज है, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आप लोग इतना चीज को इस चैप्टर में कर लेते हैं तो भाई मच मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के चैप्टर्स को ऐसे ही 1 शॉट में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैनेज करना होगा, थोड़ा सा वीडियो को मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।